करो। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज था आपका सीटेट का एग्जाम और 23 जनवरी का एग्जाम था। और मुझे बार बार रिपीट करने की आदत हो गई है कि कैसा आपका एग्जाम हुआ था और किस प्रकार का एग्जाम हुआ था। तो सेम मेरे शब्द वही आपको सुनने को मिलेंगे जो बाकी की शिफ्ट के अंदर आपको सुनने को मिलते हैं। देखिए, आपका जो एग्जाम था जिन बच्चों का, उनका भी अच्छा एग्जाम हुआ। कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। जो एक ईवीएस की टेंशन रहती है, तो मैंने कहा हुआ है भाई 2-4 नंबर आप लोग अपने, 2-4 भी नहीं कहेंगे, आज तो ईवीएस आपकी ठीक ठाक ही आई। तो 2-3 क्वेश्चन आप लोग सीबीएसई वालों को निकालकर अलग से रख दो। और उसके बाद देखना आपका पूरा पेपर बढ़िया ना देखने को मिले, उसके बाद मुझे पकड़ लेना आगे, ठीक है। तो आज का भी पेपर बहुत बढ़िया गया। इसको हम लोग कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। जितने भी पेपर आपके अभी तक सीटेट के हुए सभी इजी टू मॉडरेट ही चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं, अभी तक सबसे जो टॉप पर चल रहा है वो आपका 11 तारीख वाला पेपर है, फिर आपका 10 तारीख वाला पेपर है। अगर मैं सभी शिफ्ट की बात करूं, सबसे मॉडरेट पेपर वही है आपका। वरना अगर आज का पेपर भी बात करूं तो आपका आसान पेपर आज का था, और सभी की शिफ्ट में आसानी पेपर चल रहा है, इजी टू मॉडरेट चल रहा है। अभी तक हार्ड पेपर नहीं आया और ना ही हार्ड पेपर आएगा, इतना मुझे भरोसा है। क्योंकि अगर हार्ड पेपर आ गया तो समझ लीजिए वहां पर फिर नॉर्मलाइजेशन की संभावनाएं लग जाएगी, और मुझे नहीं लगता आपका सीबीएसई बोर्ड इतना बड़ा रिस्क कुछ लेगा। तो चलिए बात कर लेते भाई आज आपके 23 जनवरी के पेपर के बारे में। जल्दी जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं, कि आपको क्या चीजें करनी है, क्या पढ़ना है, और वैसे आप लोगों को पता होगा क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये आपको नई बात बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर ईवीएस की बात करें तो भाई ईवीएस का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो जो गलती सीबीएसई वालों ने पिछली बार करी थी, शायद वो गलती आपको दोबारा रिपीट करने को देखने को मिल सकती है। माउंट एवरेस्ट के बारे में इन्होंने इसकी चोटी के बारे में पूछा, और बच्चों ने बताया सर 8,900 मीटर दोबारा दे दी। कुछ बच्चों ने बताया 8,848 भी थी या 8,900 मीटर भी थी। अब पता नहीं कौन सी सही सीबीएसई वालों ने मानी है। पिछली बार जब इन्होंने क्वेश्चन दिया था तो भाई इन्होंने 8,848 मीटर को भी सही माना था, 8,850 भी एक बार इन्होंने सही माना था जब ऑफलाइन एग्जाम होता था, और 8,900 मीटर को भी इन्होंने सही माना हुआ है। इनकी माया यही जाने। अब ये लोग खुद अपने आंसर में फंस जाएंगे। क्यों? तीनों को ही इन्होंने सही माना हुआ है। बच्चा चैलेंज कर देगा कि जी आपने तो इसको सही माना हुआ है, अब बताओ इनका क्या कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली जो सही माना जाता है वो 8,848 मीटर आपका ऑथेंटिक माना जाता है। क्यों? नेपाल और चीन के राष्ट्रपति ने खुद हाथ मिलाकर एग्रीमेंट साइन करा था कि भाई जो आपकी माउंट एवरेस्ट की चोटी है वो 8,848 पॉइंट कुछ मीटर मापी गई थी। तो दोनों राष्ट्रपति ने हाथ मिलाकर बकायदा लिखित में एग्रीमेंट में इस चीज को मापा हुआ है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसी संभावना लगे तो राष्ट्रपति से फोन करवा देना कि सीबीएसई वाले परेशान कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो इसका किसी को आंसर गलत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई तीनों आंसर सीबीएसई वालों ने लगाए हुए हैं। उसके अलावा आपको पता ही है कि बछेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हमारे देश की जो महिला थी। और उसके अलावा एक डेट ये गलत लिखते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा हमने सही लगा दिया। सही क्या लगा दिया कि जो इन्होंने हमारे देश का जो झंडा फहराया था, लगाया था, वो लगाया था 23 मई 1984 को। सीबीएसई वाले यहां पर डेट को चेंज कर देते हैं। पिछली बार डेट चेंज करी थी, यहां पर 1994 कर दिया था, लेकिन 1984 को 1:07 पर झंडे को, हमारे देश के झंडे को यहां पर इन्होंने गाड़ा था। एक क्वेश्चन यहां पर बछेंद्री पाल जी से पूछा गया, यानी कि एनसीईआरटी को पूरा फॉलो किया गया। एक बात मेरी जान लीजिए, बार बार मैं इसी बात को आपसे रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करना है अच्छे तरीके से। जो बच्चा एनसीईआरटी को फॉलो कर गया तो समझ लो आपका काम हो जाएगा। देन उसके बाद अगर मान लीजिए पेपर के अंदर कुछ इधर उधर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो आप लोग मेरी यूपी टेट की मैराथन क्लास देख सकते हो, वरना जो नई वाली जो मैंने एनसीईआरटी डाली हुई है उसको देख सकते हो। बट सबसे पहले पढ़नी है आपको एनसीईआरटी है, यह काम आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आज के एग्जाम में पूछा गया। देखिए अगले क्वेश्चन, अब पता नहीं 2 क्वेश्चन तो कंफर्म पूछे गए थे, ठीक है। जो आपका एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है कहानी सपेरों की, तो जिसके अंदर सांपों के बारे में आपकी पूरा का पूरा डिस्कशन, पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 है वो आपका कहानी सपेरों की, मैं हूं आर्यनाथ, ऐसा चैप्टर दिया हुआ है ना। तो वहां से आपके 2 क्वेश्चन तो कंफर्म थे। मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में दिए हुए थे। मतलब कुल मिला के एनसीईआरटी से आपके ये भी क्वेश्चन दिए हुए थे। क्वेश्चन दिया हुआ था कि, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, कि जो सौराष्ट्र है और जो गुजरात है उसमें जो रंगोली होती है, जो कढ़ाई होती है, ठीक है, तो उसका क्या नाम होता है।
जब आप लोग इस चैप्टर को देखते हो ना कि कहानी सपेरों की, तो उसमें जो फ्रंट पेज होता है उसी में डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, तो मेरे डिजाइन का मजाक मत उड़ाना भाई। तो इस तरीके से कुछ डिजाइन बने होते हैं, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से पेंटिंग होती है, डिजाइन बने होते हैं। मैं पेंटिंग का मजाक नहीं बना रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। तो जो आपका साउथ, जो आपके स्टेट होते हैं, दक्षिण भारत के जो राज्य होते हैं, और जो आपका सौराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहां पर जो रंगोली होती है, जो पेंटिंग होती है, उस पेंटिंग का नाम होता है आपका नाग गुम्फन। यहां पर बिंदियों लगा लो। इस पेंटिंग को कहा जाता है नाग गुम्फन के नाम से इसको जाना जाता है। एक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल गया। ठीक है, वहीं पर एक सपेरा बैठा हुआ है बीन को लेकर। उसके अलावा वाद्य यंत्र के प्रकार भी पूछे थे। अब यहां पर बच्चों ने बताया, अब पता नहीं क्वेश्चन इसी में पूछा गया है या यहां पर मैच दी फॉलोइंग करके पूछा गया, आपको ये पता नहीं, लेकिन वाद्य यंत्र के प्रकार पूछे गए। तो भाई ये भी आपका इसी के अंदर, चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन यहां पर यह भी पूछा गया है कि जो सांप की दवाई होती है, तो वो दवाई किस प्रकार से बनती है या किस प्रकार से उसको बनाया जाता है। तो जो देखिए, जो सांप की जो दवाई बनती है, जो सांप काटता है, सांप कैसे काटता है, सांप के जो दो विषैले दांत होते हैं, क्या कहा जाता है उनको, विषदंत कहा जाता है। ठीक है, फंग के नाम से उनको जाना जाता है, विषदंत के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं से अपना जो जहर होता है वो आदमी के शरीर के अंदर डाल देता है। और सांप के जहर से ही, ठीक है, किससे बनती है, सांप के जहर से ही सांप के काटने की दवाई बनती है, यानी कि सीरम बनता है। एक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल गया। यानी कि ये वाले क्वेश्चन भी आपके किस में से दिए हुए, एनसीईआरटी में से दिए हुए। इसलिए मैं आपसे बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा टेंशन में मत पड़िए। 2-3 क्वेश्चन उठा के सीबीएसई वालों को दे दो कि ले जाओ इनको, अब मैं अपना काम करने दो, और एनसीईआरटी को डिटेल में कर जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। गोलकुंडा वाला क्वेश्चन फिर आज आपके एग्जाम में रिपीट हो गया। गोलकुंडा वाला ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया फिर आज आपके एग्जाम के अंदर। सेम क्वेश्चन देता है कि फलाना फलाना फलाना, ये इसको पढ़ लेना, और उसके अलावा 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, इसको चेंज नहीं करता है एग्जामिनर। ठीक, उसके अलावा जो यहाँ पर डिस्टेंस होता है ना, दूरी होती है, उसको चेंज कर देता है। बच्चे ने बताया सर आज जो डिस्टेंस दिया होता है वो 12.9 कुछ दिया हुआ था। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बताया। तो यार इसको सोल्यूशन कराने का तरीका मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जिन बच्चों ने मेरे वाले नोट्स ले रखे हैं ना, वो बेझिझक होकर अपना पेपर देने जाइए, आपका काम हो जाएगा। अगर एग्जामिनर हार्ड शिफ्ट भी दे दिया ना, और नोट्स के साथ आपने अब ये वाली यूपीटेट वाली मैराथन क्लास देख ली, अगर हार्ड शिफ्ट भी दे दी, मैं हार्ड की बता रहा हूं, मॉडरेट में तो वो बच्चे आराम से करके जा रहे हैं, तब भी आपका कुछ नहीं होने का। ठीक है, वैसे आज की तो नॉर्मली शिफ्ट थी आपकी। ये क्वेश्चन आपका गोलकुंडा वाले फोर्ट से पूछा गया, इसको आप लोग इक्वेशन को सोल्व कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। गोलकुंडा फोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका मैप से, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था कि जो केरल होता है वो अरब सागर के तट के नजदीक पड़ता है, बंगाल की खाड़ी के नजदीक पड़ता है, या जो कर्नाटक होता है वो किसके नजदीक पड़ता है। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिला। तो ये भी आपका मैप से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो यानी एनसीईआरटी को फॉलो किया हुआ है। एक क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिला कि जो मूंग की जो दाल होती है उसको कैसे अंकुरित किया जाता है, आप यह बच्चों को कैसे समझाओगे। तो भाई एनसीईआरटी के अंदर नोट्स के अंदर ये चीज दी हुई है कि मूंग की दाल को अंकुरित करने का क्या तरीका है, रात को भिगो के रख दो पानी के अंदर, और ये अंकुरित करने का पूरा प्रोसेस इसके अंदर दिया हुआ है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये नहीं दिया हुआ, यहां पर दिया हुआ कि बच्चों को किस प्रकार से समझाओगे। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आपको दे दिया, तो आप लोग इजीली इसको बता सकते हो, क्योंकि अंकुरित करने का तरीका आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा दिल्ली से जयपुर और देहरादून की डायरेक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो पता नहीं चला, लेकिन कुल मिलाकर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था। तो ये भी अगर आपको इंडिया के मैप की नॉलेज है तो आप लोग इसको इजीली कर पाओगे। ठीक, उसके अलावा यूटी से दोबारा क्वेश्चन पूछे गए, तो भाई यूटी जरूर कर लेना। यूटी जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, 8 के बारे में जरूर जान लेना। ठीक है, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया आपके वनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं क्या पूछा गया, लेकिन वनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तटों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है, कोल्ड डिजर्ट, तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। आज के एग्जाम में जो नए क्वेश्चन देखने को मिले वो 2 या 3 क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि सर 2-3 क्वेश्चन नए देखने को मिले। तो मैंने कहा फिर भाई आप लोगों ने क्या काम करा, सर सीबीएसई वालों को दे दिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। तो जो नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सीबीएसई वालों के नाम वो कर दो, और बाकी के अपना टेंशन फ्री होकर अपना एग्जाम दे दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भाई जब उसने जिद बनाई ली सीबीएसई वालों ने कि हम तो हर शिफ्ट के अंदर देंगे,
तो भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते। कहां से पढ़ लोगे और कहां से मैं पढ़ा दूंगा 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में। 2-3 क्वेश्चन नहीं दे रहा है, देने दो, और बाकी को अपने सोल्व करते जाओ। एनसीईआरटी को फॉलो करो और बाकी अपना जो चीज आपको करा रखी है उसको फॉलो करो। अच्छा, एक चीज आपको बताओ, जैसे सीडीपी की बात करूं, सीडीपी की मैराथन क्लास आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 1.5 महीना होने वाला है शायद, उस पर 50 लाख व्यू आ गए। यानी सीटेट के अंदर जितने फॉर्म भरे गए हैं उसके लगभग दुगने होने वाले व्यू उसके ऊपर। यानी कि मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने वो सीडीपी की मैराथन क्लास ना देखी होगी। 2-2 बार उसको देख लिया, 3-3 बार उसको देख लिया। यानी एक मैराथन क्लास के ऊपर 50 लाख व्यू होने वाले, यानी 50 लाख लोगों ने उसको देख लिया, एक तरीके से काउंट किया जाए। आप लोग इससे गंभीरता लगा सकते हो, मैंने क्या कहा, उससे बाहर आपकी सीडीपी आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। इक्का दुक्का क्वेश्चन की मैं नहीं कहता, लेकिन उससे बाहर आपका नहीं मिलेगा जो आपको सीडीपी आएगी। ठीक है, जैसे सीडीपी की बात करूं, ये क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो अगर आपको देखनी है तो, वरना और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर से पैर की ओर विकास आ गया, विकास वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। पठन वैकल्य आ गया, बोधगम्य निवेश आ गया। यानी कि बात करें स्टीफन क्रेसन का, तो यहां पर स्टीफन क्रेसन का क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वाइगोस क्या है, कोलबर्ग आए, यार ये कोई नई चीज है, रोज ही आ रहे हैं, रोज इनकी खाना पीना रोज हो रहा है इनका, तो ठीक है, तो ये रोज रोज कहां तक बताएंगे। अधिगम कठिनाई आ गई, स्टीफन क्रेसन दोबारा आज आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सीडीपी के अंदर तो किसी बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, बस वो लैंग्वेज को घुमा कर देता है। जो एग्जामिनर होता है सीडीपी के अंदर, कंसेप्ट वही होते हैं, कंटेंट वही होते हैं, बस थोड़ा लैंग्वेज को घुमा कर देता है, और वरना सीडीपी आपके एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगी। कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन यानी कि इंक्लूजन में बाधक होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसका समाधान भी आप भी बताता हूं क्या करना है आपको। वाइगोस्की ने किस अधिगम के सुसाध्य में किसको इंपॉर्टेंट माना है। अब भाई वाइगोस्की ने तो कई चीजों को माना है, ज्यादातर भाषा को भी माना है, इंटरेक्शन को माना है। ठीक है, तो अब पता नहीं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एडीएचडी दोबारा आ गया। ठीक है, इसको ज्यादा लगी हुई है भाई बार बार एग्जाम के अंदर आने की, तो दोबारा आई आपका। जीन प्याजे के संरक्षण संप्रत्य फिर आ गया। ठीक है, तो प्याजे साहब भाई दोबारा आ गए। जेंडर भूमिका, व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं, हेरिडिटी आ गया। विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का तरीका, बच्चे ने क्वेश्चन लिखकर भेजा है। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। देखो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वहां पर आपको जाके एक चीज मिल रही है, उसे उठा के ले आओ और अपना एग्जाम देने चले जाओ, और आपको पावर मिल जाएगी, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर अगर आप एग्जाम में नजर डालना चाहे तो डाल सकते हो, वरना आपको कुछ जरूरत नहीं है। सीसी आ गया, जैसे को तैसा आ गया, यानी कोलबर्ग की स्टेज की बात कर रही है, इसने लिख दिया जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट लिखना चाहता था। गणित के अंदर बात करें, डाइस आ गया, वेन हिले आ गया, 1000 के अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब आपको क्या काम करना है, देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं। एक तो जाके इस मैराथन क्लास को देख लो, इस पर हो गए भाई आपके 50 लाख प्लस व्यू हो गए। कितने? इस मैराथन क्लास पर आपके 50 लाख प्लस व्यू हो गए। इसको देख लो, आपकी सीडीपी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आती है कि क्वेश्चन आंसर कहां से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स है, उनको तो किसी भी सब्जेक्ट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग नोट्स के अंदर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेना। जिनके पास मान लीजिए नोट्स नहीं है, तो मैंने एक और मैराथन क्लास कराई हुई है क्वेश्चन आंसर के नाम से, तो एक और मैराथन क्लास देख लेना क्वेश्चन आंसर वाली। आपकी सीडीपी इससे बाहर आपके एग्जाम में अगर देखने को मिल जाए तो भाई हमारा एड्रेस ले रखा है, आके पकड़ लेना। ठीक है, तो जो कहोगे वो हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर आपको सीडीपी नहीं मिलेगी, और ना ही पिछली शिफ्ट वाले बच्चों को देखने को मिली है, और ना ही आज तक सीटेट के इतिहास में देखने को मिली है, जब से मैं आज तक पढ़ा रहा हूं सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो बेफिक्र हो गया अपने एग्जाम में जाना, सीडीपी इससे बाहर नहीं आएगी। बस लैंग्वेज को घुमा कर देगा। जो एग्जामिनर है वो ये नहीं कहेगा आपका क्या नाम है, वो तरीके से पूछेगा, एक पहेली की तरह पूछेगा कि आपका क्या नाम है, इतना देगा बस एग्जामिनर, और कुछ नहीं देगा। ये काम आपको करना है। बात हो गई आपके सीडीपी की। बाकी के सेम के अंदर आपको ये करना है। ईवीएस के अंदर आपको क्या काम करना है, ये 2 से लेके 4 नंबर या 3-4 नंबर आप लोग चाहे तो सीबीएसई वालों को दे सकते हो। 4 भी मैंने ज्यादा लिख दिया, 2 से आज तो कुछ भी नहीं आया, 2-3 नंबर अपने सीबीएसई वालों के निकालकर अलग से रख दो, और उसके बाद अपना पेपर सोल्व करना। आपकी ये ईवीएस जो होती है, जो अलग के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपनी एनसीईआरटी से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास किताब है तो किताब से पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया हो जाएगा, उससे पढ़ सकते हो। टाइम नहीं है तो ये वाली मैराथन क्लास आप देख सकते हो, पेडागोजी के लिए देख सकते हो, और टाइम है तो फिर ये दोनों देख सकते हो, यूपीटेट वाली मैराथन क्लास। क्योंकि जिस शिफ्ट के अंदर मॉडरेट लेवल आ गया तो वहां पर यूपीटेट वाली मैराथन क्लास काम करती है, जो मैंने अलग अलग यूनिट वाइज डाली हुई है। ठीक है,
ये काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है यार। ये वाली मैंने जब से मैराथन क्लास डाली है ना, एक तो इतनी मेहनत करके 3-4 दिन करके मेहनत करके हम लोगों ने वाली कंटेंट बनाया, उसके बाद यहाँ पर क्लास डाली। सीबीएसई वालों ने इतना दुखी कर दिया, तब से यहां से क्वेश्चन ही नहीं दे रहा, ठीक है। या तो पहले यहां से क्वेश्चन दे रहा था भर भर के, जब से यहां से क्लास डाली है वाली नई वाली एनसीईआरटी की, तब से क्वेश्चन देने बंद कर दिए। अजब ही खेल है भाई इनका, ठीक है। पता नहीं मतलब क्या करके रहेंगे ये वाले लोग। अब दोबारा अपने उसी पैटर्न पर आ गया, एनसीईआरटी को दे रहा है और 2-3 क्वेश्चन नहीं दे रहा है ठीक। उसके अलावा भाई एनसीएफ एनईपी के लिए ये वीडियो कर लेना, इसके बाद आपका नहीं देखने को मिलेगा कुछ भी चीज। मैराथन के लिए, मैराथन कह रहा हूं मैथ्स के लिए, ये 2 मैराथन देखिए और प्रैक्टिस करना है। या तो नोट्स के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए, या मैंने जो आपको मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर दे रखे वो आप लोग प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा। सेम आपको बाकी की लैंग्वेज के अंदर करना, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो। संस्कृत आज बच्चों ने बताया सर मॉडरेट पूछी जा रही है। मॉडरेट का रीजन मैंने आपको बता दिया, मॉडरेट उनको लगती है जिनको संस्कृत नहीं आती। अगर किसी बच्चों को संस्कृत नहीं आएगी तो भाई उसको मॉडरेट ही लगेगी, ठीक है। तो संस्कृत की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। यार 1 घंटे की ये बेसिक ग्रामर की मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसको जाके देख लेना। जो आपके पैराग्राफ में से ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर के, वो लगभग यहां से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 1 घंटा लगेगा इसको देखने से, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है आप लोगों के लिए। तो 1 घंटे में बेसिक ग्रामर की वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा पेपर 2 वाले भाई आपका मॉडरेट ही पूछा जाएगा, पेपर से पहले से कहता आ रहा हूं, अभी भी कहूंगा और सेम इसी बात को रिपीट करूंगा। आपका पेपर तो आसान देखने को नहीं मिलेगा, आपको मॉडरेट ही पूछा जाएगा आपका, ठीक है। और इसका तरीका यही मैंने आपको बताया हुआ है कि सोशल साइंस और साइंस के लिए ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से निचोड़ो, इनका कंक्लूजन निकालो और उसके बाद एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ो, तभी आपकी बात बनेगी। और बाकी अगली शिफ्ट वालों के लिए भाई ऑल द बेस्ट, टेंशन आपको लेनी नहीं है, आपका अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। जैसे बाकी बच्चों को गया ऐसा ही आपका भी अच्छा पेपर जाएगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, और टेंशन आपको लेनी नहीं है किसी भी तरीके से। पूछे आपका क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। सर पेड कोर्स में कब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का फायदा ही नहीं है, मतलब बताओ क्यों? सिलेबस ही चेंज हो गया। मैं कराऊंगा नए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जो कुछ नए चैप्टर है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया या कुछ सोशलाइजेशन हो गया, वो तो कराऊंगा, लेकिन जो नए चैप्टर आए हैं उनके न्यू क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का फायदा तब होता है, जैसे केवीएस की बात करूं, बच्चे ने केवीएस के ऊपर पूछा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का फायदा तब होता है जब प्रीवियस ईयर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। तो मैं कराऊंगा आपको नए क्वेश्चन कराऊंगा, नए पैटर्न के ऊपर कराऊंगा, ठीक है। तो वो मैं करा दूंगा, फरवरी के शुरुआत से आपकी तैयारी करा दूंगा, क्योंकि यूनिट आपकी कंप्लीट होने वाली जो आपकी बची है। आज क्लास है, याद से आ जाना 9 बजे, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका बचा है, पूछे जल्दी से, फिर मैं क्लास को यही स्टॉप करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन बचा है तो जल्दी से पूछिए। मेरे में कमेंट क्यों नहीं आ रहे? अच्छा ये क्या पूछा है? सर मेरा 7 को एग्जाम है, बहुत टेंशन हो रहा है सर, प्लीज आशीर्वाद दीजिए, मैंने आपका पूरा मैराथन देख चुका हूं। ठीक है भाई, 7 को एग्जाम है, टेंशन फ्री होके जाइए। जब तक एग्जाम देने नहीं जाओगे ना, तब तक ऐसी रहेगा, टेंशन में दिमाग रहेगा, ठीक है। थोड़ी मतलब घबराहट तो रहेगी, तो लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप लोग टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने दीजिए अच्छे तरीके से। जो जो चीज आपको पढ़ा रखी है, जो जो चीज आपको दे रखी है, तो उनको अच्छे तरीके से कर जाओ, आप लोगों का अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। मुकेश जी ने पूछा था कुछ सवाल, और पूछे। सीटेट एग्जाम कैंसिल नहीं होगा ना सर? पेपर लीक वजह से? नहीं नहीं, कैंसिल वगैरह नहीं होगा कुछ भी, डोंट वरी, आप बेफिक्र होकर पेपर देखो, अपना पूरा ध्यान पेपर के ऊपर लगाइए, ठीक। इन चीजों के ऊपर अपना ध्यान मत लगाइए, ठीक। और पूछे अगर आपका कोई सवाल है तो। सर जिसका एग्जाम है वो क्या करे? वो अभी थोड़ा सा रेस्ट करो, अपने दिमाग को अपना रिलैक्स करो, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे की स्ट्रेटेजी आपको क्या करनी है। जब आप लोग अपना सीटेट का एग्जाम पास कर जाओगे, फिर आगे की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा कि क्या संभावनाएं बनती है, मतलब कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए। वरना आप लोग अपना खुद का भी मतलब यूज कर सकते हो कि हमको आगे क्या संभावनाएं लग रही है, तो फिर मैं आपको चीजें बताऊंगा। अगर आपको लग रहा है आपका सीटेट का एग्जाम पास हो जाएगा, तो आप खुद से भी देख सकते हो, वरना मैं तो आपको बताऊंगा, ठीक। ठीक है सर, मैं तो टेंशन ही नहीं हूँ, आपके वीडियो और पूरा निचोड़ आपके ऊपर बिलीव है, सीबीएसई वाले कुछ भी करे। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, करने दो सीबीएसई वालों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर जी यूपी टेट सुपर टेट की प्रिपरेशन अभी नहीं भाई, अभी मैं थोड़ा सा केवीएस वाले बच्चों को करा दूं, देन उसके बाद, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं करता, ये भी एग्जाम पकड़ लिया, ये भी एग्जाम पकड़ लिया, तो जितने भी होते हैं एक एक करके मतलब उनको करता जाता हूं, निपटाता जाता हूं। तो अभी यूपी टेट सुपर टेट का कराऊंगा, केवीएस के बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर नहीं करा रहा मैं।
ठीक है। ठीक। ठीक भाई, बढ़िया। कल एग्जाम में बेस्ट ऑफ लक भाई आपको। ठीक है। गोलकुंडा वाला सवाल मैंने अपनी क्लास में बता रखा है, नोट्स के अंदर भी दे रखा है, आप लोग उसको जाके देख लीजिए, बड़ा आसान सा सवाल है आपका। ठीक है। ठीक है भाई। सभी को आशीर्वाद है भाई। ठीक। ठीक ठीक, चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, आपके बहुत क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद जो है मेरी दूसरी भी क्लास है पोर्टल के ऊपर, तो कल मिलता हूँ आप लोगों से। और कल वाले बच्चों जल्दी से सो जाओ, कल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके बाद मिलूंगा आपसे, कल 8 बजे मिलूंगा। तो जो भी, वैसे कुछ नई चीज आ नहीं रही है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्टिविटी रहेगी हम लोगों के साथ में, तो कल एक बार आप लोगों से 8 बजे मिल जाऊंगा। थैंक यू। कर भाई वीडियो।